बजट 2024-25 आ चुका है। आपके एग्ज़ाम में बजट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी आयामों को हम लोग धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इनकम टैक्स स्लैब, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कुछ रिवाइज्ड किया गया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से सवाल बनने का पूरा संभावना है। तो ऐसा नहीं कि जो चेंजिंग इस बार किया गया सिर्फ उतना भर ही आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम भी, जैसे इस बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में जानना चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या बदलाव किया गया, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या, वो सारे आयामों को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, तो पहला चीज़ आप समझना कि इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है ना। एक टैक्स होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं। डायरेक्ट टैक्स हम लोग उस टैक्स को कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, एक जो होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इस दोनों में अंतर क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स का भार पड़ता है वही व्यक्ति टैक्स को पे करता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स पर कोई टैक्स लग रहा है, एक्स पर कोई टैक्स लग रहा है और एक्स ही इसको पे कर रहा है, मतलब टैक्स का भार मेरे ऊपर लगा और मैं ही टैक्स को क्या कर रहा हूं, पे कर रहा हूं, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, हो सकता भार पड़ रहा है एक्स पर लेकिन पे कर रहा है वाई, इसको क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदते, कोई भी सामान खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स उसमें लगा रहता है। अब लिखा रहता है एमआरपी में क्या लिखा रहता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, है ना। तो यहां पे आप जैसे मान लीजिए ये मार्कर है तो इसमें जो भी टैक्स लगा होगा तो इसका टैक्स पे कौन किया होगा, इसका टैक्स पे किया होगा जो ये कंपनी का मालिक, जहां से फैक्ट्री से ये कंपनी, जहां से फैक्ट्री जो भी कंपनी होगा, जो फैक्ट्री होगा जहां से ये माल तैयार होकर बाहर निकला होगा, तो वही जो कंपनी का मालिक होगा वही क्या किया होगा, इसको ये टैक्स पे किया होगा। लेकिन अंततः भार किस पर पड़ता है, तो भार पड़ता है ये कंज्यूमर पर, जो कस्टमर होते हैं उन पर क्या होता है, भार पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए वाई जो है, वाई फैक्ट्री का मालिक है, ये फैक्ट्री का मालिक ने क्या किया, ये जो फैक्ट्री जिसका ये मार्कर है इसने मार्कर बनाया तो इसने टैक्स पे किया, लेकिन अंततः भार जो है वो किस पर पड़ता है, कंज्यूमर पर, क्योंकि हम जब इसको परचेस करते हैं तो हम लोग जब इसको परचेस करते हैं तो हम लोग भी टैक्स का भी रेट को इसमें क्या कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग लिखा रहता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, टैक्स को जोड़ दिया जाता है। तो अंततः भार किसके ऊपर पड़ा, हमारे ऊपर पड़ा, लेकिन इस टैक्स को पे कौन किया, तो पे किया था फैक्ट्री वाला, कंपनी वाला। तो कंपनी वाला इसको क्या किया, पे कर चुका है टैक्स को, लेकिन अंततः भार हमारे पर पड़ा, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहा है कंपनी वाला, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से टैक्स रियल में देखा जाए तो कौन पे कर रहा है, हम लोग ही, कंज्यूमर ही पे कर रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। खैर, अब एक चीज समझना, इनकम टैक्स जो है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा आप ये चीज ध्यान रखना, इनकम टैक्स जो है इसको हम लोग कहते हैं, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो है वो क्या है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यहां से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि इनकम टैक्स को कैसा टैक्स कहते हैं, तो आप बताते हैं इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता है, तो वैसा टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। ये चीज समझ में आ रहा, तो ध्यान रखना, भारत में इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, कि जैसे जैसे आपका आय में वृद्धि होगा वैसे वैसे आपका कर में भी, जो आय कर है, इनकम टैक्स है, उसमें भी आपका क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इनकम टैक्स एग्जाम में पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स किसको बोलते हैं, तो बता देना इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। क्लियर है? ओके, अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा टैक्स स्लैब के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग टैक्स स्लैब के बारे में समझते हैं। देखिए, मैंने यहां पे ओल्ड टैक्स रिजिम जो पिछले कई सालों से चलते आ रहा है, इसको अभी खत्म नहीं किया गया। याद रखना, दो रिजिम चलता है, एक ओल्ड टैक्स रिजिम स्लैब, जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो दो तरह का है, और दोनों में आपके ऊपर छूट दिया गया। आप अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम के आधार पर भी कर सकते हैं, या फिर आप न्यू टैक्स रिजिम के आधार पर भी कर सकते हैं, मतलब दोनों स्लैब अभी चल रहा है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे सरकार का पॉलिसी से ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे सरकार ओल्ड टैक्स रिजिम को क्या कर देगा, धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास में लगा हुआ है, और न्यू टैक्स रिजिम, ये जो न्यू टैक्स रिजिम है इसी को कंटिन्यू ये लोग करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए, अब यहां पे समझना,
ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब में क्या अंतर है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि इस बार जो बजट है, ये जो न्यू टैक्स रिजिम है, इसको रिवाइज किया गया। निर्मला सीतारमण का अगर आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने बोला कि जो न्यू टैक्स रिजिम है उसको हम लोग क्या करें, रिवाइज करें। तो रिवाइज जो किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 2024-25 बजट से पहले, 2024-25 बजट से पहले न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब क्या होता था और इस बजट में स्लैब क्या है। तो इसको भी हम लोग क्या किए, ये लिख लिए, ये आपको याद कर लेना, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उससे पहले हम लोग ओल्ड टैक्स रिजिम को देख लेते हैं। देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है कि अगर आपका इनकम 0 से 2.5 लाख है तो 2.5 लाख तक आपको नील, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक का है तो आपको 5% इनकम टैक्स पे करना होगा। अगर किसी का इनकम 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक का है तो 20%, और अबव 10 लाख मतलब 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% पे करना होगा। यह था ओल्ड। अब सवाल ये बनता है कि सर, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे कंफ्यूज ये होंगे कि सर हमने तो सुना है नियम कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है ना, 5 लाख तक है, तो आप बोल रहे कि 2.5 लाख तक नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर टैक्स लगेगा। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपका इनकम 5 लाख से कम का है, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम का है तो आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझना, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर अभी आप बोल रहे 5 लाख है, यहाँ पे 5% लिख दिए है, ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये टैक्स स्लैब उस व्यक्ति पर लागू होगा जिसका इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि जिसका इनकम टैक्स के दायरे में आएगा उस पर ये टैक्स स्लैब लागू होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 लाख तक के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं, 5 लाख से कम का इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा का होता है तो आप इस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल समझना, किसी का इनकम 4 लाख या 4.5 लाख है, ठीक है, या 4,99,000, ठीक है, 4,99,000 किसी का इनकम है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का इनकम मान लीजिए 6 लाख है, किसी का इनकम 10 लाख है, या किसी का इनकम 15 लाख है ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इनको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी का इनकम 5 लाख से ऊपर का है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इस स्लैब के तहत आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं किसी का इनकम 10 लाख है, किसी का इनकम 10 लाख है तो उसको कितना टैक्स लगेगा, 10 लाख से थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, मतलब 10.5 लाख या 15 लाख को ले लेते हैं। चलिए, अगर किसी का इनकम 15 लाख है तो उसको कितना टैक्स पड़ेगा, तो आप बोलिएगा सर अबव 10 लाख तो 30% है, इसका मतलब 15 लाख का 30% उसको क्या पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा। नहीं, अब आपको ये स्लैब को समझना है। देखिए समझा, अगर किसी का इनकम 15 लाख है तब वो उसका जो इनकम है वो टैक्स के दायरे में आ गया, पहला चीज। अगर 5 लाख से कम का इनकम रहता तो टैक्स के दायरे में नहीं आता, लेकिन उसका इनकम अगर 15 लाख है तो उसका क्या हुआ, वो टैक्स के दायरे में आ गया। अब इस पर जो स्लैब लागू होगा वो ये होगा, मतलब क्या है, 15 लाख में पहला 2.5 लाख पर नील है, पहला 2.5 लाख पर एक भी रुपया उसको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 15 लाख में आप क्या कीजिए, 2.5 लाख को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा 15 लाख में, तो 12.5 लाख। समझिएगा, इस तरह हिसाब होता है कि 15 लाख आपका इनकम है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये जो स्लैब है ये किस पर लागू होगा, ये स्लैब जो है ये उस पर लागू होगा जिसका इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। अगर 5 लाख से कम इनकम है, आपका मान लो 4 ही लाख इनकम है, तब आपका ये दायरा कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपका इनकम टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा तो फिर आप पर यह स्लैब लागू होगा। मतलब क्या है, तो 15 लाख अगर किसी का इनकम है तो पहला 2.5 लाख में उसको नील, मतलब एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब अगला 2.5 लाख जो है, अगला जो 2.5 लाख है कितना, लगभग अगला 2.5 लाख जो निकाल दीजिएगा तो लगभग कितना बचेगा, 10 लाख रुपया बचेगा। मतलब अगला 2.5 लाख जो है उस पर इसको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अब बचा कितना, 10 लाख। अब इसका 5 लाख से 10 लाख मतलब और 5 लाख रुपया निकाल दीजिए, उसमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और फिर जो रुपया इसके पास बचेगा उसका 30% देना पड़ेगा।
नहीं तो ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा लोग कि 15 लाख रुपया इनकम कमा रहा है और 30% टैक्स ही पूरा दे दे रहा है। नहीं, तो आप समझ पा रहे बात को, है ना। तो ये जो स्लैब है वो उस तरह से लागू होता है। क्लियर। किसी का इनकम मान लीजिए 10 लाख है, तो 10 लाख में पहला 2.5 लाख क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मतलब फिर कितना बचेगा, 7.5 लाख बचेगा। अब 7.5 लाख में भी फिर अगला 2.5 लाख में 5% लगेगा, फिर अगला 5 से 10 मतलब 5 लाख में 20% लगेगा, और फिर जो भी बचेगा उसका फिर 30% लगेगा। इस तरह से टैक्स को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आता होगा। क्लियर। अब देखिए, तो ये हो गया ओल्ड टैक्स रिजिम का, है ना। अब देखिए न्यू टैक्स रिजिम जो है, इसमें क्या है, इसमें पहला चीज आप जानना कि 0 से 3 लाख जो है ये नील है। यहां पे क्या था, ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख नील होता था, यहां पे अब क्या हो गया, 0 से 3 लाख नील है। अच्छा, ये याद रखिएगा, इस बजट में घोषणा किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। इस बजट में इसका घोषणा किया गया, तो 3 लाख तक नील है, 3 लाख से ऊपर और 7 लाख तक 5%, 7 लाख से ऊपर 10 लाख तक 10%, 10 लाख से ऊपर 12 लाख तक 15%, 12 लाख से ऊपर 15 लाख तक 20% एंड अबव 15 लाख है 30%। ये आपको याद रखना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आप ध्यान रखना। इस पे कैसे लागू होगा, सेम इसी कंडीशन पर। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो मैंने आपको बताया, जो रिबेट दिया जाता है, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप जाइएगा तो 5 लाख तक अगर आपका इनकम है, 5 लाख से कम का अगर आपका इनकम है तो आपको क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। लेकिन 5 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टैक्स के स्लैब के दायरे में आप आ जाएगा। उसी तरह न्यू टैक्स रिजिम जो है, इसके तहत याद रखिएगा, इसके तहत 7 लाख है, याद रखिएगा 7 लाख तक अगर आपका इनकम, 7 लाख से कम अगर आपका इनकम है तो फिर आपको रिबेट दिया जाएगा। 7 लाख से अगर आपका इनकम कम है, यहां पे अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जाइएगा तो 5 लाख तक है, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाइएगा तो 7 लाख है। इसकी चर्चा कहां पे है, तो इनकम टैक्स एक्ट का एक धारा है, एक सेक्शन है 87A, याद रखिएगा सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इनकम टैक्स आयकर अधिनियम 1961 जो है उसका धारा नंबर 87A, इसी में इसका बात किया गया है, किसी में बात किया गया कि कितना किसको छूट मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, तो इस टैक्स के स्लैब के दायरे से जाएगा तो 5 लाख और इसमें जाएगा तो 7 लाख। अगर मान लीजिए किसी का इनकम 15 लाख रुपया होता है, 15 लाख रुपया होता है, तो 15 लाख में तो वो तो फिर टैक्स के दायरे में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी का इनकम 6 लाख रुपया है तो इसको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, न्यू टैक्स रिजिम में 1 भी रुपया इसको नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा ज्यादा छूट अब देने की कोशिश किया जा रहा है ताकि अब ओल्ड टैक्स रिजिम से धीरे धीरे इधर आ जाए। ऐसे भी निर्मला सीतारमण इस बार अपने बयान में उन्होंने दर्ज भी, आप सुने होंगे उनका भाषण, तो उन्होंने बताया भी था कि अब इस बार जो ITR फाइल कर रहे लोग वो लगभग 2/3 लोग, 2/3% जो है वो न्यू टैक्स रिजिम से अपना ITR को क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे अब लोग यहां से क्या हो रहे हैं, यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखना 87A ये बताता है कि 7 लाख तक इसमें क्या रिबेट दिया जा रहा है। 7 लाख से अगर आपका कम इनकम है, 6 लाख है, 6.5 लाख है, तो आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम ज्यादा है, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि 15 लाख इनकम है, तो 15 लाख में क्या है, तो 15 लाख में पहला 3 लाख तक आपको नील, 1 भी रुपया, तो पहला 3 लाख आप क्या कीजिए, उसको घटा दिए, कितना बचा 12, तो 12 लाख तो घट गया। अब 12 लाख, फिर अगला 3 से 7 के बीच में फिर आपको 5%, सेम जो मैंने आपको ये बताया वैसे यहां पे भी लागू होगा। फिर आपका जो बचेगा 7 से 10%, फिर जो बचेगा इतना इतना इतना, तो ऐसे करके ये क्या होगा, लागू होगा। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि अच्छा इस बजट में और क्या घोषणा हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, याद रखिएगा बहुत लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं समझते होंगे, मैं समझा देता हूं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है पहले क्या होता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000, इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 75,000, 75,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो गया, 75,000 हो गया। मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन के लिए होता है। जो सैलरीड पर्सन है, जो सैलरी उठा रहे हैं, उनको इस बजट में थोड़ा फायदा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो फायदा नहीं भी मिल रहा है ना। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। देखिए सरकार जो है कुछ देती होती नहीं है,
रियल में अगर देखा जाए, सरकार खास करके टैक्स का मैं बात करूं, टैक्स में अगर कहीं छूट दे रही है तो वो कहीं से वसूल लेती है ना। सरकार अपने पॉकेट से पैसा नहीं खर्च करती है। तो सरकार अगर कहीं छूट दे रही है सैलरीड पर्सन को, तो सैलरीड पर्सन से ही कहीं से वसूल रही है ना। मैं आपको बताता हूं, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 75,000। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको स्लैब के बारे में बताया, ठीक, मैंने आपको बताया कि अगर किसी का इनकम 10 लाख है, किसी का इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख में 75,000 रुपया छूट हो जाता है, ठीक है। 10 लाख है, उसमें 75,000, पहले 50,000 होता था, इस बजट में इसको कितना कर देगा 75, मतलब 75,000 रुपया आपको माइनस हो जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, वो रिबेट आपको एक तरह से मिल जाता है। तो सैलरीड पर्सन का जो 50,000 पहले रिबेट मिलता था, अब 75,000। जैसे मैं आपको यहां पे एग्जांपल ले रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी का 15 लाख इनकम है, जो मैंने आपको बताया कि पहला 2.5 लाख नील है, ये है, तो उसमें क्या होगा, 15 लाख में 75,000 पहले माइनस कर दिया जाएगा, और माइनस करके जितना बचेगा उससे फिर इस स्लैब के अकॉर्डिंग या इस स्लैब के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। हाँ खैर एक चीज मैं बता दूं, 75,000 जो इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया गया, वो न्यू टैक्स रिजीम के लिए, याद रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रखा गया। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 75,000 नहीं है। क्लियर है? तो एक तो ये चीज, दूसरा चीज क्या है, जो फैमिली पेंशनर जो है, जो पेंशन उठाते हैं, फैमिली पेंशन जो उठाते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया। पहले 15,000 होता था, उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। याद रखिएगा, जो फैमिली पेंशन उठाते हैं उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता था, 15,000 होता था, जिसको बढ़ाकर 25,000। तो ये आपको याद रखना, इसको बढ़ाकर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, और जो फैमिली पेंशनर है उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। अब सवाल ये बनता है कि सरकार का कहना है कि इससे क्या होगा, जो टैक्स पेयर है, जो सैलरी टैक्स पेयर है, उसको 17,500 का बचत होगा, मतलब 17,500 रुपया क्या उसका क्या होगा, बचत होगा। अब सवाल यह बनता है कि अगर सरकार टैक्स में छूट दे रहा है, खासकर से सैलरीड पर्सन को मिल रहा है, तो सरकार उसका वो भरपाई कहां से करेगा, भरपाई करेगा कहां से, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने सुना होगा, देखिए क्या करते थे जो सैलरीड पर्सन होते थे, आजकल देखा गया है कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, और खास करके सैलरीड पर्सन जो है, जो 15 लाख 20 लाख सालाना अगर कमा रहे हैं, तो वो अपना बहुत ऐसा भी देखा गया कि बैंक से पैसा निकालकर वो का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? वहां से वो अपना पैसा बना रहे है ना। या फिर बहुत सारे रिटेलर, बहुत सारा मतलब रिटेल ट्रेडर जो है वो भी मार्केट में आ चुके हैं। तो आप एक बात समझना, तो मार्केट में ट्रेडर बहुत हो चुके। तो अब यहां पे देखा क्या गया है कि सैलरीड पर्सन जो है, जो अपना पैसा बचा रहे थे, है ना, मतलब बैंक से निकाल के वो इन्वेस्ट कहीं पे कर रहे थे, इनकम टैक्स सॉरी स्टॉक मार्केट में, वहां से पैसा को क्या कर रहे थे, उठा रहे थे। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने कोई शेयर को खरीदा है और 1 साल के अंदर उस शेयर को अगर आप बेचते हैं, तो आपको लगता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप 1 साल के अंदर शेयर को बेच देते हैं, अपना स्टॉक को बेच देते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी शेयर को 1 साल से ज्यादा रखते हैं और उसको बेचते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, ये पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, ये पहले 15% होता था। ये कितना होता था, 15%। इस बार इस बजट में इसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। मतलब अभी आप 1 साल से कम जो रखते थे अपना शेयर को, उसको अगर जब आप बेचते थे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप 12 महीने से पहले बेचते हैं तो। और उसमें आपको पहले 15% टैक्स लगता था, अब 20% लगेगा। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, है ना, लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं कोई शेयर को अपने पास, तो ये पहले होता था 10%, इसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब आपका हो गया 12.5%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है ये हो गया 20%।
अब क्या होगा कि जो सैलरीड पर्सन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैंने क्यों बोला कि उनको फायदा भी है नुकसान भी है। जो शेयर में नहीं लगा रहे उनको तो फायदा है, और जो शेयर में लगा रहे हैं वहां पे पैसा अगर बना रहे हैं तो उनको नुकसान इसलिए होगा, मतलब नुकसान क्या, ना नुकसान ना फायदा, इस तरह होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 यहां पे तो मिल रहा है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से आप उनसे 20% ले रहे हैं, तो यहां जो डिडक्शन आपको मिला वो पैसा आप यहां से ले रहे हैं, तो बात तो बराबर, क्लियर है ना। हाँ, बहुत लोग को उम्मीद क्या था, मुझे भी लगा था कि अगर सरकार आप कह सकते एकदम मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देना चाहता था, अगर चाहता, ऐसा उम्मीद रखे थे कि ऐसा हो सकता है, तो सरकार को क्या करना चाहिए था, सरकार को ये जो 0 to 3% है नील, इसको बढ़ाकर 5 लाख तक कर सकता था। अगर ये 5 लाख तक हो जाता, कि 0 से 5 लाख नील रहता, तो बहुत बड़ा राहत मिलता लोगों को जो टैक्स पे करते हैं, जो ITR फाइल करते हैं और जो टैक्स देते हैं सरकार को, उसमें बहुत बड़ा छूट उन लोगों को मिल जाता है। इस दायरे को अगर नील का जो दायरा है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देते सरकार, तो इसमें फायदा होता है। इसमें देखा गया तो बस वही सैलरीड पर्सन को ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वैसा विशेष कोई बेनिफिट नहीं है। बिफोर 2024-25 बजट में क्या होता था कि 0 से 3 लाख नील, यहां भी नील था, ये भी आपको याद रखना। मतलब अभी जो घोषणा किया गया, इस बार जो ITR फाइल हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम, वो इसी दायरे में होगा। नेक्स्ट ईयर से जो होगा तो वो ये चीज लागू होगा। अब देखिए, पहले क्या था, 3 से 6 लाख 5% था, अब उसको बढ़ाकर 3 से 7 लाख कर दिया गया। एक चीज, ये चीज थोड़ा सा छूट किया गया। 6 से 9 लाख 10% होता था, अब 7 से 10% है। 9 से 12 पहले 15% होता था, अब 10 से 12 15%, 12 से 15 20% पहले था, इस बार उसको वही रहने दिएगा। मतलब लास्ट वाला जो 2 है वो सेम है, 12 लाख से ज्यादा 15 लाख तक 20%, यहां पे भी है, और एबव 15 लाख 30%, और यहां पे भी एबव 15 लाख है 30%। क्लियर है। तो ये था इनकम टैक्स स्लैब से रिलेटेड, है ना। आगे हम लोग और भी पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।